नमस्कार, न्यूज़ 10 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी मॉरिशस वासियों को 57वें राष्ट्रीय दिवस पर शुभकामनाएं। पीएम मोदी होंगे मुख्य अतिथि। भारत के सशस्त्र बलों का एक दल भी समारोह में होगा शामिल। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में दोनों देश के बीच होंगे महत्वपूर्ण समझौते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस देगा अपने देश का सर्वोच्च सम्मान। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री रामगुलम के प्रति जताया आभार। भारतीय समुदाय से पीएम मोदी ने कहा, भारत हर कदम पर मॉरिशस के साथ। लोकसभा में आज त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय समेत 2 अन्य विधेयक पारित कराने की कोशिश करेगी सरकार, तो वहीं राज्यसभा में रेल मंत्रालय के कामकाज पर होगी चर्चा। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी ट्रेन पर हमले के बाद बीएलए ने युद्ध बंदियों की अदला बदली के लिए पाक सरकार को दिया 48 घंटे का समय। बीएलए ने अब तक 30 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का किया दावा। 100 से अधिक बंधकों की रिहाई का दावा। वहीं पाक सेना का दावा 16 चरमपंथियों को मार गिराया। और सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर के अंतरिक्ष से लौटने की बढ़ी उम्मीदें। आज लॉन्च होगा नासा का क्रू 10 मिशन। और आइए अब सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये दूसरी बार है जब पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेंगे। भारत की ओर से एक मार्चिंग टुकड़ी, भारतीय वायुसेना की आकाशगंगा स्काई डाइविंग टीम और भारतीय नौसेना के जहाज इम्फाल को भी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आज मॉरिशस में वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों और राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। मॉरिशस के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में आज कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस में अपने समकक्ष डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलम के साथ सिविल सर्विस कॉलेज का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पोर्ट लुइस में स्थित गंगा तालाब में गंगा का पवित्र जल अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रभु श्री राम से लेकर महाकुंभ तक मॉरिशस के लोगों का सांस्कृतिक जुड़ाव भारत से बना हुआ है। जो लोग महाकुंभ में नहीं पहुंच पाए थे, उनके लिए पवित्र गंगा जल भारत से वो खुद लेकर आए हैं। और यह ऐतिहासिक मौका होगा जब 50 साल बाद गंगा तालाब में एक बार फिर गंगा का पवित्र जल अर्पित किया जाएगा। मैं जानता हूं कि मॉरिशस के अनेक परिवार अभी अभी महाकुंभ में भी होकर आए हैं, लेकिन मुझे यह भी पता है कि मॉरिशस के मेरे अनेक परिवारजन चाहते हुए भी एकता के इस महाकुंभ में नहीं आ पाए। मुझे आपकी भावनाओं का ध्यान है, इसलिए मैं आपके लिए पवित्र संगम का और महाकुंभ के उसी समय का पवित्र जल साथ लेकर आया हूं। इस पवित्र जल को कल यहां गंगा तालाब को अर्पित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के लोगों को उनके राष्ट्रीय दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि वे आज के इस कार्यक्रम को लेकर उत्साहित हैं। इसके साथ ही उन्होंने कल मॉरिशस दौरे के पहले दिन के कार्यक्रम का वीडियो भी साझा किया है। आज हमके मॉरिशस के धरती पर आप लोगन के बीच आके बहुत खुशी होत बात है। समय के साथ भारत और मॉरिशस के रिश्तों की ये मिठास और भी बढ़ती जा रही है।
मैं जब भी मॉरिशस आता हूँ तो ऐसा लगता है कि अपनों के बीच ही तो आया हूँ। Mauritius is not just a partner country. For us, Mauritius is family. This bond is deep and strong, rooted in history, heritage, and the human spirit. India always stands with Mauritius. When Mauritius prospers, India is the first to celebrate. आज मॉरिशस एक पेड़ माँ के नाम से भी जुड़ा है। आज मैंने और प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम जी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पेड़ भी लगाया है। महाकुंभ विजय संपन्न हुआ और दुनिया का सबसे बड़ा ये इवेंट मानव जाति के इतिहास का करीब 66 करोड़ लोग वहाँ आए। तो जिस मुहूर्त में ये महाकुंभ होता है उसी मुहूर्त का ये गंगा जल ये है मखाना। बिहार का अकेला ही राज्य है जो करीब 80-90% मखाना और ये न्यूट्रिशन दृष्टि से बहुत ही वैल्यूएबल है। Just awarded me this great honor. It is perhaps fitting that I should also announce to everybody here today that I've asked the President of the Republic to award to you, Sri Modi, the highest award that we have, Grand Commander of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean. Very fitting for you. मॉरिशस के लोगों ने, यहाँ की सरकार ने मुझे अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का फैसला लिया है। मैं आपके निर्णय को विनम्रता से स्वीकार करता हूं। ये भारत और मॉरिशस के ऐतिहासिक रिश्तों का सम्मान है। अगर विश्व में कोई एक देश है जिसका भारत पर पूरा हक है तो उस देश का नाम है मॉरिशस। हमारे संबंधों की कोई सीमा नहीं है। हमारे संबंधों को लेकर हमारी आशाओं और आकांक्षाओं की कोई लिमिट नहीं है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं संसद के बजट सत्र की।
संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज तीसरा दिन है। आज लोकसभा में 3 अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024, समुद्री मार्ग से माल परिवहन विधेयक 2024 और त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 चर्चा के लिए पेश होंगे। तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संबंधी विधेयक के माध्यम से तेल क्षेत्र रेगुलेशन और विकास अधिनियम 1948 में संशोधन किए जाएंगे। यह अधिनियम एक्ट प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम की खोज और निकासी को रेगुलेट करता है। समुद्री मार्ग से माल परिवहन विधेयक के माध्यम से इससे संबंधी साल 1925 के अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे। विधेयक के माध्यम से समुद्र के रास्ते माल की ढुलाई के संबंध में वाहकों से जुड़ी जिम्मेदारियों, देनदारियों, अधिकारों और उन्मुक्तियों तथा उससे जुड़े या उससे संबंधित मामलों से जुड़े प्रावधान में बदलाव किए जाएंगे। वहीं त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 गुजरात के आणंद में स्थित ग्रामीण प्रबंधन संस्थान IRMA को त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान करता है। वर्तमान में IRMA एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। विश्वविद्यालय सहकारी क्षेत्र में शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करेगा और क्षमता निर्माण करेगा। राज्यसभा में आज रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं इससे पहले कल मणिपुर में शांति बहाली तथा वहां की आर्थिक स्थिति में सुधार के उपायों और विशेष आर्थिक पैकेज के प्रस्ताव वाले राज्य के 2025-26 के बजट को लोकसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मणिपुर के लिए आकस्मिक निधि बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की। उन्होंने कहा कि केंद्र मणिपुर की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हर संभव वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। वे लोकसभा में मणिपुर विनियोग विधेयक 2025 और मणिपुर विनियोग लेखानुदान विधेयक 2025 पर चर्चा का जवाब दे रही थीं। दोनों विधेयकों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि मणिपुर में राहत शिविरों के संचालन के लिए 400 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के तहत विस्थापित लोगों को आवास के लिए 7,000 घरों को मंजूरी दी गई। मणिपुर में फिलहाल राष्ट्रपति शासन लागू है। वित्त मंत्री ने सोमवार को संसद में 2025-26 के लिए मणिपुर का बजट पेश किया था। Special assistance for states, which is the 50-year interest-free amount that we give as a loan, but essentially eventually it is going to be a grant. And that is for the year 25-26. So as I said before, it is a vote on account asking for 6 months and at this stage for an amount of 17,947. Here too, similar to the way in which we have helped J&K, we are providing all the financial assistance to support a faster recovery of the economy for Manipur, sir. That is something which I'd like to put for consideration of all members. We will continuously support so that the recovery is faster. भाषा विवाद को लेकर लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने द्रमुक पर निशाना साधा। उन्होंने उस पर पाखंड करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस बुजुर्ग व्यक्ति की वे पूजा करते हैं वो तमिल को बर्बर भाषा बताते थे, जो भिखारियों को भीख पाने में मदद नहीं कर सकती। सीतारमण ने कहा कि द्रमुक के लोग ऐसे व्यक्तियों को अपना आदर्श मानते हैं जिसने तमिल भाषा के खिलाफ अपमानजनक बातें की है। द्रमुक पर अपना हमला जारी रखते हुए सीतारमण ने कहा कि तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी तमिल भाषा के बारे में दोहरे मानदंड रखती है। For just saying your protests are uncivil, they made the education minister to withdraw their statement, his statement. When a man repeatedly says Tamil is a barbaric language, Katumirandi Bhashai, look at the hypocrisy. They keep his photo in every room. I'm sure even in the parliament office of that party, his photo is there. They garland him and they worship him and they say he is the icon of Dravidian movement. But he said Tamil is Katamarandi Bhasha. So, sir, I am saying unbelievable that this person is worshipped, but our poor Dharmendra Pradhan just said don't do uncivil protest. He is being accused. And if their love for Tamil is so much,
How can they worship somebody who said Tamil is a Katamarandi Bhasha? और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि कल की अगर मणिपुर की बात करें तो शांति बहाली और वहाँ की अर्थव्यवस्था को आर्थिक रूप से मणिपुर को मजबूत बनाने के लिए कल बजट तो पास हो गया, लेकिन आज की अगर बात करें तो जिस तरह से कल भाषा को लेकर के, आप्रवास को लेकर के और शिक्षा को लेकर के जिस तरह से कल दोनों सदनों में गूंज देखने को मिली, क्या आज उम्मीद की जाए कि शांति रूप से आज सदन की कार्रवाई होगी? जो अहम विधेयक आज रखे जाने हैं जिस पर चर्चा होनी है, क्या उम्मीद की जाए कि आज शांतिपूर्ण तरीके से सदन चलेगा? संध्या, कल भी और परसों भी नोकझोंक जरूर हुई, थोड़ी देर के लिए स्थगन जरूर हुआ परसों लोकसभा में, लेकिन विधायी कामकाज में जमकर प्रगति हुई और बहस हुई, थोड़ी सी तल्ख टिप्पणियां भी हुई लोकसभा में। लेकिन हमने देखा कि मणिपुर का बजट पारित किया गया और दो महत्वपूर्ण विधेयक पहले ही दिन लोकसभा और राज्यसभा में पारित किए गए थे। आज तीन विधेयक लोकसभा में सूचीबद्ध हैं। कल हमने देखा कि शिक्षा मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा राज्यसभा में पूरी हुई। आज रेलवे मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होनी है। ये बजटीय प्रक्रिया का एक हिस्सा है। बजट पारित कराने में एक सदन में अनुदान मांगे और दूसरी सदन में कुछ अहम मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा होती है, तो उस तरफ आगे बढ़ा जा रहा है। नोकझोंक होती रहती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष डीएमके, जो तमिलनाडु की स्टालिन सरकार है, उस पर ये आरोप बहुत प्रमुखता से लगा रही है कि उनका एक दोहरा रवैया है और तमिलनाडु के छात्रों के साथ वो खिलवाड़ करना चाहते हैं। एनईपी को लेकर एक पूरा लेटर जारी किया है धर्मेंद्र प्रधान ने कि किस तरह से जो पीएम श्री योजना है, और उस वक्त जब एमओयू साइन करने की बात थी तब सहमति जताई थी तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने, और बाद में वो पलट गए, जिसको लेकर हमने देखा कि जब संसद में उन्होंने बात कही लोकसभा में तब बहुत हंगामा हुआ और कनिमोई जो डीएम की सांसद उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं किया गया था। तो अब धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से वो लेटर जारी कर दिया गया है जिसमें सहमति जताई गई थी। बीजेपी और सत्ता पक्ष ये कह रही है कि सभी जो भारतीय भाषाएं हैं एनईपी में उनको एक तरह से आगे बढ़ाने का काम किया गया है। स्कूली शिक्षा मदर टंग यानी मातृभाषा में होगी, चाहे वो तमिल हो या फिर कहीं कन्नड़ हो या मराठी हो, तो इन भाषाओं के विकास में मदद मिलेगी और संरक्षित करने में मदद मिलेगी। तो फिर यहाँ पर दिक्कत क्या है? त्रिभाषा फार्मूला जिसको लेकर एक आपत्ति है कि जो मातृभाषा है तमिल या फिर अंग्रेजी, वो तो छात्र पढ़ेंगे लेकिन हिंदी नहीं पढ़ेंगे। ये एक तरह से देखें हिंदी विरोध को लेकर तमिलनाडु में स्टालिन की जो सरकार है या फिर डीएमके की जो एक राजनीति है, उस पर बीजेपी सवाल उठाती रही है कि आप स्थानीय भाषा पढ़िए, और चाहे वो तमिल हो या फिर पड़ोसी राज्य में तेलुगु हो या फिर बाकी भाषाएं हो, महाराष्ट्र में मराठी हो, तो फिर आपको ये क्यों आपत्ति है कि सिर्फ आप राजनीति करना चाहते हैं? और अब तो कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये भी बता दिया कि जिस एक व्यक्ति की पूजा करते हैं द्रविडियन पॉलिटिक्स में, जिसकी फोटो पार्टी ऑफिस में और संसद में पार्टी ऑफिस में डीएमके लगाती है, उन्होंने तो तमिल भाषा को एक खराब भाषा बताया था। तो फिर इस पर सफाई दें कि फिर उनकी पूजा क्यों करते हैं अगर तमिल भाषा से इतना ही प्यार है। तो एक इस तरह की टिप्पणी की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार का और बीजेपी का जहाँ तक रुख है वो बहुत स्पष्ट है कि कोई भी जो भारतीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, मराठी हो या फिर बाकी भाषाएं हो या उड़िया हो, उनको संरक्षित करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए मातृभाषा में पढ़ाई हो। एनईपी में यही प्रावधान किए गए हैं कि स्कूली जो पढ़ाई है वो मातृभाषा में होनी चाहिए और बाकी जो भाषाएं हैं वो एक विकल्प के तौर पर लिया जा सकता है। तो इस तरह से राजनीति करना और हिंदी विरोध के नाम पर राजनीति करना ठीक नहीं है। निशिकांत दुबे ने तो यहाँ तक कहा था लोकसभा में कि दरअसल डीएमके को लगता है कि वो चुनाव हारने जा रहे हैं तमिलनाडु में, जो आगामी विधानसभा चुनाव है, इसलिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये मुद्दा है, जब बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ तो 2-3 प्रमुख मुद्दे जो दोनों सदन में उठाए जा रहे हैं, उसमें एनईपी और त्रिभाषा का जो मुद्दा है, तमिलनाडु से जुड़े जो दल हैं डीएमके उठा रहा है, बाकी मतदाता सूची से जुड़ा मुद्दा है वो भी हम दोनों सदनों में उठता हुआ देख रहे हैं, परिसीमन का मुद्दा है,
जिसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ खासतौर पर डीएमके और दक्षिण के जो पार्टियां हैं उनको ये कहना है कि इससे उनको नुकसान होगा। अब बीजेपी ये कह रही है कि देखिए अभी किसी आयोग का गठन नहीं हुआ, अभी कोई पहल नहीं हुई, पहले से ही आप ये इस तरह की बातें करके एक राजनीति करना चाहते हैं। जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान में बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि किसी को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। तो एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का आरोप डीएमके पर खास तौर पर और जो दल है कांग्रेस पार्टी भी उसमें शामिल है, उस पर बीजेपी और सत्ता पक्ष लगा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आज क्या रणनीति रहती है सदन के अंदर। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मतभेद के बावजूद और टकराव के बावजूद और कई बार तल्ख टिप्पणियों के बावजूद दोनों सदनों में हम देख रहे हैं कि कल 6 बजे के बाद तक देर तक संसद बैठी थी, लोकसभा और राज्यसभा में, जिसमें मणिपुर का बजट पर चर्चा पूरी की गई और राज्यसभा में हमने देखा कि जो एजुकेशन मंत्रालय उसके कार्यक्रम यानी कामकाज पर चर्चा पूरी की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो नोकझोंक हो रही है और अपनी तरफ से विपक्ष भी बात रख रहा है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों ही सदन में विधायी कार्य बाधित नहीं हो रहे हैं। महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा हो रही है और बजट भी पास हुआ है। इसके अलावा खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बताएं कि वर्ष 1930 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ऐतिहासिक दांडी यात्रा शुरू की थी। प्रधानमंत्री ने दांडी मार्च में भाग लेने वाले लोगों को याद किया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके पीएम ने लिखा कि आज हम उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने ऐतिहासिक दांडी मार्च में भाग लिया था, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक अध्याय है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस मार्च ने आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन को प्रज्वलित किया। दांडी मार्च में भाग लेने वाले सभी लोगों का साहस, बलिदान और सत्य और अहिंसा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। जम्मू कश्मीर के तो प्रधानमंत्री ने दांडी मार्च में भाग लेने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही साथ उन्होंने महात्मा गांधी को भी याद किया है। उन्होंने दांडी मार्च को याद किया और दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ जिन लोगों ने भाग लिया था उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। खबरों में बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर के 2 संगठनों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कड़ी कार्रवाई की है। अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 5 वर्ष के लिए गैर कानूनी संगठन घोषित कर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये संगठन आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए। संगठनों की गैर कानूनी गतिविधियों से देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा को बड़ा खतरा है। इससे अलगाववाद को बढ़ावा मिलने की संभावना है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यूएपीए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 कानून के अंतर्गत दोनों संगठनों पर कार्रवाई की है। इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रमुख मसरूर अब्बास अंसारी है, जबकि अवामी एक्शन कमेटी का मुखिया उमर फारूक। वहीं गृह मंत्रालय की ओर से जम्मू कश्मीर के 2 संगठनों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अवामी एक्शन कमेटी को यूएपीए के तहत गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है। इन संगठनों को जनता को कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने के लिए उकसाने और भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करने वाला पाया गया है। देश की शांति, कानून और संप्रभुता के खिलाफ गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को मोदी सरकार के कड़े प्रहार का सामना करना पड़ेगा। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन आज उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा राज्य का वित्तीय वर्ष 2025-26 का वार्षिक बजट पेश करेंगे। ये बजट 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक के होने की संभावना है। ये प्रदेश की मोहन यादव सरकार का दूसरा और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के कार्यकाल का 7वां बजट है। करीब 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट 25 लोगों की टीम ने 3 महीने में तैयार किया है। इस बार का बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र किसान, महिला, युवा और गरीब पर फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले ही इसके संकेत भी दे चुके हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ये बजट मध्य प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।
बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार बजट पुस्तिका के साथ QR कोड भी जारी करेगी। इस QR कोड को स्कैन करने पर आप सरकार की आमदनी, खर्च और विभागों को मिलने वाली धनराशि के आंकड़े मोबाइल पर देख सकेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है जब बजट पुस्तिका के साथ QR कोड जारी करने जा रही है। इस ई बजट पुस्तिका को आम लोग आसानी से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकेंगे। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जैसे ही बजट भाषण समाप्त करेंगे, QR कोड एक्टिव हो जाएगा और आप इसके माध्यम से बजट की ई बुक डाउनलोड कर सकेंगे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान में ट्रेन पर कब्जा करने और उसके बाद सेना के साथ मुठभेड़ में 30 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया है। BLA ने 214 लोगों के कब्जे में होने का दावा करते हुए चेतावनी दी है कि यदि सेना ने बंधकों को छुड़ाने की कोशिश की तो सभी को मार दिया जाएगा। BLA ने देर रात पाकिस्तान सरकार को युद्धबंदियों की अदला बदली के लिए 48 घंटे का समय दिया है। BLA ने कहा कि 8 घंटे तक निरंतर मुठभेड़ के बाद पाकिस्तानी थल और वायु सेना ने कदम पीछे खींच लिए हैं। BLA ने दावा किया कि सभी बंधक फिदाइन दस्ते मस्जिद ब्रिगेड के कब्जे में हैं। वहीं पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने कम से कम 16 चरमपंथियों को मार गिराने का दावा किया है और साथ ही 104 यात्रियों को बचाने का दावा किया है, जबकि BLA ने इन यात्रियों को छोड़ने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि BLA के अन्य चरमपंथी कुछ यात्रियों को पहाड़ी इलाकों में ले गए और सुरक्षा बलों ने अंधेरे में उनका पीछा किया। इस बीच 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर कई हमले होने की खबर सामने आई है, जिसमें अज्ञात सशस्त्र समूहों ने कई जिलों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को निशाना बनाया। इन ताज़ा हमलों की तुरंत किसी समूह ने जिम्मेदारी नहीं ली है। और इसी खबर के साथ न्यूज़ 18 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच